पॉइंट वाइज पॉइंट कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे बात होनी है और मैं बात शुरू करता हूँ। पहला, देश हित में। अभी हम सब के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कुछ बातें रखी कि देश संकट में है, इस तरह परिस्थितियाँ हैं, उसमें आम जनता को क्या क्या देश हित में करना है। हम स्वागत करते हैं, क्योंकि देश संकट में होता है तो निश्चित रूप से हम लोग देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि देश के नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश के हर संकट में हम सब खड़े हैं। और ये कोई बात से नहीं है। कोरोना काल का समय आया, सब खड़े नजर आए, जो त्याग करना हुआ सबने किया। जब जब भी देश में संकट आता, देश का नागरिक, आम नागरिक खड़ा होता है। वो इसलिए नहीं खड़ा होता है कि किसी ने कहा है, वो इसलिए खड़ा होता है कि वो अपना देश है इसका, वो देश का नागरिक है और देश उसका अपना है, इसलिए खड़ा होता है। लेकिन बार बार देश हित में आम जनता को ही त्याग करना पड़ेगा क्या? क्या इस देश के माननीय लोग भी कभी त्याग करेंगे? कोरोना काल का 18 महीने का डीए वो देश हित में आज भी नहीं मिला है। क्या कोई बताएंगे? माननीय लोगों का कोई बकाया जो बचा हुआ हो उसको छोड़ दिया हो? और जिस वेतन आयोग को अब तक हमको मिल जाना चाहिए था, अभी वो झूला झूल रहा है। क्या माननीयों को भी वेतन भत्ते में इतने टाइम लगते हैं क्या? वो तो अपने मेजे थपथपा करके बढ़ा लेते हैं। उनके लिए देश हित नहीं है क्या? आम जनता ही देश हित में करेगी। हम टैक्स देंगे, हम पेंशन के भागीदार नहीं होंगे। वो टैक्स नहीं देंगे और पेंशन के भागीदार होंगे। देशभक्त कौन है असली? मैं तो एक सवाल आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। हम टैक्स देते हैं, हम पेंशन के भोगी नहीं हैं। वो टैक्स नहीं देते और पेंशन लेते हैं। कौन है देशभक्त? किसके अंदर देशभक्ति है? सिर्फ नारे लगा देने, कह देने से देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति को निभाना पड़ता है और आम जनता इस देश के प्रति पूरी निष्ठा के साथ जितनी उसकी हैसियत औकात ने उससे ज्यादा करती है। मैं तो बहुत विनम्रता से अपील करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, वो देश की जनता को संबोधित करते हुए देश की जनता से अपील किए। मैं तो कहना चाहता हूं कि उनको कहना चाहिए, माननीयों को, कि देश संकट में है, अपना वेतन, भत्ता, सुविधा, गाड़ी, घोड़ा, पेंशन सब देश हित में छोड़ दें। और शायद अगर ये अपील होती और वो छोड़ देते तो जनता से अपील करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जनता देखती, उसको एहसास होता है, वो खड़ी होती। लेकिन जब एक तरफ अपील की जाती है देश हित में और दूसरी तरफ जिस अपील को खुद अपेक्षा की जाती जनता से, उसी अपील पर खुद खड़े नहीं उतरे। मैं ये बात कोई विरोध बस नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हित में विदेश नहीं जाना चाहिए, उसी के 2 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री विदेश चले गए। शायद बहुत बात उनकी हल्की हो गई। अगर वो शुरुआत करते तो ये बात बहुत वजनदार हो जाती। आप दुनिया घूमे, उस दुनिया घूमने में भी हमारे टैक्स के पैसे हैं, हमारी टैक्स के पैसे से आप जा रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। देश का वो ये नहीं मैं कह रहा हूं यही प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री होता और जाता तो जनता के टैक्स के पैसे से जा रहा है। तो हम तो, आपने जिस बात की अपील की, उस अपील को आपने तुरंत खारिज कर दिया। इससे अविश्वास पैदा होता है, इससे कथनी और करनी में फर्क पैदा होता है। और इसी तरह तमाम सारी अपील उन्होंने किया। अभी तो बीच में थोड़ी बहुत कुछ प्रयोजित चीजें भी दिखने लगी। कोई मिनिस्टर साइकिल चलने लग रहा है, साइकिल चल रहा है, पीछे कार का काफिला है। क्या हो रहा है इस देश में? कोई एक दिन चल रहा है, दूसरे दिन एक लंबा काफिला लेकर निकल रहा है।
क्या मैसेज आप दे रहे हैं? ये बात मैंने कहा ना भाई, एक जिम्मेदार नागरिक के बात हैसियत से बात कह रहा हूं। और हमको लगता है कि अगर देश के माननीय अपना त्याग कर देते तो जनता से त्याग करने की कोई जरूरत ही न पड़ती, क्योंकि उन पर कितने खर्चे आ रहे हैं इस देश के टैक्स पेयर का न जनता को पता है और न उनको अंदाजा है जो उस खर्चे पर चल रहे हैं। तो हम सब पूरी तरह से देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्ति की कैटेगरी इस लेवल पर ना रख दिया जाए कि कल कह दिया जाए जो रोटी नहीं खाएगा वो देशभक्त है। इतना भी ठीक नहीं। और क्यों संकट में आया देश? हम तो तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे थे। बहुत गंभीर विषय है, मैं आप सबको उसको छोड़ता हूं। मैं अगले एक विषय पे आता हूं, जो दो महत्वपूर्ण विषय जो मुझे कचोटती है। अभी एक बयान आया मुख्य न्यायाधीश साहब का, बेरोजगार काकरोच है। ठीक है, हमने ही संविधान पढ़ा है, हमें भी जानकारी है, लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश के मुंह से शब्द, ये बातें अच्छी नहीं है। वो अपने रोजगार के लिए, संकट के लिए दौड़ रहा है, वो काकरोच हो गया। ये पीड़ादायक है। शायद इतने बड़े पद पर, इतने महत्वपूर्ण पद बैठे हुए को इस तरह से देश की युवाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। वो हमारी ताकत है, युवा हमारी शक्ति है। हम शक्ति को काकरोच बोल दे रहे हैं। और काकरोच क्यों बनाओ? उसी सिस्टम की बदौलत बना है। लाखों लाख पद खाली हैं, अगर वो भर लिए जाएं तो काकरोच नहीं होगा, वो देश का एक सिपाही होगा। वो कहीं अपनी ड्यूटी कर रहा होगा, देश को बढ़ाने का काम कर रहा होता, जिसको आप काकरोच बोल रहे हैं। उससे भी एक गंभीर घटना भी घटी है। नीट का पेपर आउट हुआ, लीक हो गया। शायद हम सुनते सुनते लीक ये महसूस करने लगे कि एक जीवन का अंग है, ये भी लीक हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। गंभीर विषय है। किसी नेता को किसी नेता के बारे में बोल दिया जाता, उसकी चर्चा इस देश में बहुत ज्यादा होती है। किसी नेता ने कोई बात बोल दिया, उसका अपमान हो गया। नीट पेपर से पूरा देश अपमानित हुआ है, और पहली बार नहीं हुआ है। एक समय था यूपीएससी की परीक्षा और नीट की परीक्षा का कोई सोच नहीं सकता था कि इसमें भी कुछ हो सकता है। हो सकता है छोटी मोटी परीक्षाओं में कभी कोई चीज हो जाती थी, लेकिन इन परीक्षाओं पर कभी आदमी सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता, और वो हो रहा है। 24 में हुआ। 24 में हुआ। हमने क्या सीखा उससे? हमने क्या इंप्रूवमेंट किया? 24 और 26 हो क्या रहा है? बच्चा जेब लगी हुई पैंट नहीं पहन के जाएगा, पेन नहीं लेके जाएगा, कलावा पहना तो नहीं ले सकता है, बोतल पानी का नहीं ले जा सकता है, बायोमेट्रिक होगी, मार्कशीट होगा, वो जितने होते हैं ड्रामे सब सेंटर पे किए जाते हैं। एक पैनिक पैदा कर दिया जाता है बच्चों के बीच, गार्जियनों के बीच, ड्यूटी पर चल रहे शिक्षकों कर्मचारियों के बीच एक पैनिक पैदा होता है, और जहां से होना है वहां चला जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्यों सेंटरों पे इतना ज्यादा, और जहां होना नहीं है वहां इतनी ज्यादा, और जहां होना है? मुझे तो आज मैं बहुत क्लियर नहीं हूं, लेकिन मैं 2 दिन से देख रहा हूं जो लोग इसमें शामिल हैं, हमारी देश के शिक्षा मंत्री के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। क्या वो शिक्षा मंत्री के घर तक उनकी पहुंच है? और मांगना नहीं पड़ता था। इतनी बड़ी घटना इस देश में हुई, शिक्षा मंत्री को मांगने की जरूरत नहीं है। खुद अपनी नाकामी पर उन्हें छोड़कर घर चले जाना चाहिए। शायद उनके बच्चे इस व्यवस्था में नहीं है, विदेशों में पढ़ते हैं, इसलिए उनको एहसास नहीं है। मेरी जानकारी में भी कम से कम 6-7 लोग बच्चे इस
आत्महत्या कर ली है। ये किसी व्यक्ति को झकझोरने वाली घटना नहीं है क्या? एक देश का होनहार बच्चा आत्महत्या कर ले, जो कल पूरी मानवता के लिए काम करने वाला था, पता नहीं किस शिखर तक जाता हो, किस लेवल तक जाता हो। लखीमपुर खीरी पास में ऋषभ मिश्रा, एकदम होनहार लड़का। ऐसे तमाम लड़कों ने, मेरी जानकारी में 6, 7, 8 पूरे देश के अंदर से आए हैं। किसी को संख्या हो सकती है 8 लोग हैं, 8 बच्चे हैं 140 करोड़ लोगों में। नहीं भाइयों, इतना भी संवेदनहीन मत हो जाइए, इतनी भी आंखों के पर्दे मोटे मत कर लीजिए। आपके लिए 8 की संख्या होगी। जिन घरों के लोग गए होंगे, कलेजे निकल गए हैं, उनका कलेजा था, उनके जिगर का टुकड़ा था, जो आपको एहसास नहीं हो रहा है। और वो बड़ी अपेक्षाएं, बड़े सपने पाल रखे थे वो माँ बाप। वो माँ बाप से एक सपने लेकर जिंदा थे कि मेरा बेटा कल डॉक्टर बनेगा। और जिन लोगों ने तो अपनी नंबर क्लियर कर लिए कि हाँ हम तो आ गए, आज उनको शाम को खुशियां और मिठाइयां बट रही हैं, और कल सुबह उन पर मातम छा रहा है। और उसके बाद भी इस देश में चर्चा नहीं होती, उसके बाद भी इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को दिक्कत नहीं होती, उसके बाद भी परीक्षा पे चर्चा होने बजाय पेपर लीक पर चर्चा नहीं हो सकती है। ये हत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं, हत्या है सिस्टम द्वारा। जिसको नाराज होना हो, असहमत होना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सिस्टम द्वारा हत्या है। और इसी तरह पता नहीं कितने बच्चे अभी कितनी वेदना में होंगे, लेकिन फिर भी मैं उनसे निवेदन करूंगा, बच्चों लड़ना, मरना नहीं, लड़ना, चाहे इस निष्ठुर सिस्टम से, चाहे इस निष्ठुर व्यवस्था से, चाहे इस देश के असंवेदनशील नेताओं से। मरना नहीं, लड़ना है। कमजोरी तरफ नहीं जाना है। लेकिन सोच लो कि अभी भी कितने बच्चे किस पीड़ा में जी रहे होंगे। और फिर बीच बीच में इस देश के वाहियात मंत्री बयान देते हैं कि ये इनका हाथ है, ये बदनाम करने के लिए होता। अरे शासन व्यवस्था आपके हाथ में है, व्यवस्था आपके हाथ में, जिम्मेदारी आपकी है। और इस तरह बेतुका बयान इस देश के मंत्री दे रहे हैं। थोड़ी तो लिहाज और शर्म रखिए। शायद आपका इलेक्शन का रिजल्ट एक दिन रोक दिया जाए तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। आपकी काउंटिंग डेट एक हफ्ते रोक दी जाए तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन आप किसी घर का चिराग चला गया और आपको मजाक सूझी हुई। और इस देश का शिक्षा मंत्री, मैं तो बड़ी एक शिक्षक होने के नाते मुझे तौहीन हो रही है कि मेरे देश का शिक्षा मंत्री इस तरह से। और कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कोई नैतिकता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई मतलब मजाक हो गया है एकदम से। मर रहे मरने दो। मैं तो बुद्धिजीवी समाज से अपील करता हूं, थोड़ा चश्मे उतारिए। सही है तो तारीफ करिए, अच्छा काम है तो तारीफ करिए, लेकिन गलत है तो बोलिए, खड़े होइए। कल उनके घर का बच्चा है, कल आपके बच्चे का नंबर आएगा। आज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको दर्द नहीं समझ में आ रहा, आपकी पीड़ा नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कल ये घटना आपके साथ हो सकती है। फिर आप उस समय क्या महसूस करेंगे? होनहार बच्चे इस देश के लिए स्वास्थ्य सेवा में कितना बड़ा सर्वोच्च शिखर तक ले जाते, इस व्यवस्था को डॉक्टर बनते। ये व्यवस्था का फेलोरी है। और मैं तो कहता हूं ये पेपर लीक नहीं है, इस सरकार लीक है, सरकार का सिस्टम लीक है, इस देश के शिक्षा मंत्री का लीकेज है। हाँ, लेकिन मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, आज जब आवश्यकता है बोलने की, खड़े होने की और लिखे पढ़े चीजों को शेयर करने की, इसमें भी हमारी कंजूसी है। हम उम्मीदें तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को बढ़ाएं। अभी फेसबुक लाइव चल रहा है, बहुत सारे साथी, इस देश के लाखों लाख साथी हैं,
लेकिन अपनी जिम्मेदारी से आप भागेंगे तो इसी तरह से सिस्टम हमारे ऊपर हावी होगा। हम आवाज नहीं लगाएंगे तो सिस्टम हावी होगा। और मैंने पहली बार कहा था, अब भी कह रहा हूं, जन पर तंत्र को हावी होना चाहिए, तंत्र जन पर हावी नहीं होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितने लोग हैं एक साथ लिख सकते हैं कि नीट पर जो हुआ है उस नौजवानों के साथ, इस देश के भविष्य के साथ कुठाराघात किया गया है। हम एक साथ चुनाव करा लेते हैं, हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसकी व्यवस्था कर लेते हैं, और नीट परीक्षा की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमारी मंशा में कमी है, हमारी नीयत में खोट है। अभी देश का बौद्धिक वर्ग, जो भाग्य विधाता कहा जाता है, जो कहा जाता है ये हमारे बच्चों के भविष्य हैं। एक तो वर्तमान पीढ़ी, वर्तमान जो भविष्य बनने वाली थी, उसके साथ जो भविष्य बना रहे हैं उनके साथ व्यवहार टीटी के माध्यम से क्या हो रहा है। हमारे नौजवानों का भविष्य खतरे में, हमारे जो शिक्षक हैं उनका भविष्य खतरे में डाल दिया गया है टीटी के माध्यम से। और मैं तो कहता हूं, इसी शिक्षा मंत्री ने बंगाल में टीटी का क्या बयान था, क्या बयान दिया था उन्होंने, यहां जिताइए, हम टीटी पर निर्णय लेंगे। तो जीत गए भाई, अब तो निर्णय लीजिए। अब तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में भी विधायक और मंत्री बनने की भी परीक्षाएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन निर्धारित होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन टेस्ट हो, उसके बाद राजनीति में जाए। एमपी मेरे तो बात को छोड़ दीजिए आप। राजनीति में अब शिक्षा और उसकी क्वालिटी तय करने के बाद उसमें प्रवेश हो, इस तरह की भी व्यवस्था बननी चाहिए। अनपढ़ लोग मंत्री बने हुए हैं, पढ़े लिखे लोग रोजगार मांग रहे हैं, सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, और हम पार्टी पार्टी बटे हुए हैं। ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, पार्टी पार्टी में बटे हैं। देश के नौजवानों का अपना भविष्य गंवा रहे हैं और पार्टी पार्टी खेल रहे हैं। और जो लोगों को लगता है कि ये मेरा विषय नहीं है, मैं इस पर क्यों कहूं, या विजय बंधु इस पर नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए। आपकी बात आए तो आपको लगता है सब बोलें, और उनकी बात आए तो आप नहीं बोलेंगे। ये कौन सी बात है। अगर हम टीटी पर सबकी अपेक्षा करते हैं तो नीट पर भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। एक दूसरे की सहयोग, एक दूसरे की लड़ाई में हमें भागीदार बनना पड़ेगा। और ये बात मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं। एक विभाग की लड़ाई होती है, दूसरा विभाग सोचता मुझसे क्या लेना देना है, तीसरा विभाग आया को मुझसे क्या लेना देना है। सबकी लड़ाई में सब साथ आएंगे तो ये लड़ाई जीतेंगे। और टीटी के लिए भी मैं पैनिक नहीं होइएगा, लड़ा जाएगा। और मैं पहले दिन से इस बात का पसदा था, आज भी मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, सुझाव, निर्णय, विचार टीटी सरकार का है। लाउड स्पीकर कोर्ट हो सकता है। तब भी मैंने बात कहा तो लोगों को अखरा लगा था। नहीं है, मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से होशो आवाज में कह रहा हूं, ये निर्णय सरकार का है, आदेशित उधर से हुआ है, और इसीलिए आपको इस विषय पर सरकार से लड़ना होगा। और मैं एक थोड़ी सी बात आपको जानकारी बता दूं, कानूनी रूप से लोकतांत्रिक देश में आपको कोर्ट से ज्यादा सरकार से लड़ने पर आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि कोर्ट को चुनाव में नहीं आना होता है, सरकारों को आना होता है। और आज भी मैं कह रहा हूं, सभी संगठनों से पुनः अपील कर रहा हूं, टीटी के विषय पर एक साथ खड़े हो जाइए। यही सरकार सुनेगी, लेकिन दिलो दिमाग से एक मकसद रहे। एक तरफ हम शिक्षकों की आवाज भी उठाएं, दूसरी तरफ सरकार की दरबारी करें। दोनों पहलू पर हम ये जीत नहीं सकते। ये बात संगठनों को भी बुरा लग सकता है, ये बात नेताओं को भी बुरा लग सकता है, लेकिन शिक्षकों के हित की मैं बात कर रहा हूं और मैं इसका प्रतिनिधि हूं, इसलिए कहूंगा कि अगर आपको टीटी से पीड़ा है तो एक साथ आइए और सरकार से लड़िए। सरकार से लड़िए, सरकार को हिलाइए, सरकार को चेतावनी दीजिए, सरकार को एहसास कराइए। ये फैसला बदलेगा। और जिनको लगता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग के मामले पर कहा था कि नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का जज होगा।
अरे जब उसमें जज खुद शामिल थे, उसको जब संसद में लाके बदल दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश खुद शामिल था, वो शामिल होते हुए भी संसद में लाके प्रस्ताव पास करके बदल दिए, तो टीटी के क्यों? उसमें तो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है। सरकार से लड़िए और एक होकर लड़िए, एक साथ शिक्षक हित इसमें दिखाई जाना चाहिए। न संगठन, न गुटों, न विभागों के दायरे में मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, ये क्या है? एक कमजोर करने का तरीका है। शिक्षक शिक्षक है। टीटी का दर्द उस सब का है, वो किसी गुट में हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, लेकिन दर्द तो उसका है ना। तो आप नेतृत्व करता है। मैं तो खुली अपील करता हूं कि टीटी के विषय में विजय कुमार बंधु, अटेवा, एनएम ओपीएस एक स्वर में, बिना किसी लांग लपेट के, मैं सबका आह्वान करता हूं, आइए बैठिए और लड़िए और जीतेंगे। और मैं तो एक अपील और करना चाहता हूं, मैं पहले भी कहा, फिर भी कह रहा हूं, शिक्षक किसी गुट का हो, अपने अपने नेतृत्वकर्ताओं पर दबाव बनाइए। खुली अपील है मेरी। अगर नेतृत्व आपका नहीं सुनता है तो आप उससे बोलिए कि आप इस विषय पे एक साथ बैठिए, अन्यथा हम आपका बहिष्कार करेंगे। बोलिए अपने अपने संगठनों से। क्यों नहीं बैठ सकते? जब राजनेता अपने वेतन भत्ते के लिए एक साथ ताली बजा के बैठ सकते हैं, तो हम क्यों? कौन सा उनसे बड़ा हमारा आपका दुश्मनी है? और अभी एक तड़का और लाया जा रहा है, उस पर भी आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी लड़ाई पुरानी पेंशन पे चल रही है, निजीकरण के खिलाफ चल रही है, और लड़ते 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 तमाम सारे उसमें संशोधन, ये वो, ये मॉडल, वो मॉडल, एनपीएस मॉडल, यूपीएस मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। अरे भाई क्यों परेशान हो? खुदा परेशान हो? इस देश के करोड़ों लोगों को क्यों परेशान किए? जब एनपीएस फेल हो गया, यूपीएस का मास्टर स्ट्रोक फेल हो गया, अब कोई मॉडल उसमें काम नहीं करेगा। वो एक ही मॉडल है, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन बहाली व्यवस्था। उसके अलावा कोई मॉडल नहीं चलेगा, न ये देश का शिक्षक कर्मचारी इसको स्वीकार करेगा। एक ही मॉडल है सामाजिक सुरक्षा का, ओपीएस। इधर उधर करने के बजाय आप एक निर्णय लीजिए, ओपीएस बहाल कर दीजिए, हूबहू ओपीएस बहाल करिए। हमें कम मिलेगा, हमें स्वीकार है। हमें बेकार वाली मिलेगी, पुरानी वाली मिलेगी, हमें स्वीकार है। लेकिन आप प्लीज बंद करिए संशोधन, सुधार, मॉडल, नया पुराना सब बंद करिए। ओपीएस पे आइए और किसी पर नहीं। और उन नेताओं से भी, शिक्षक नेताओं से भी मैं कहना, कर्मचारी नेताओं से कहना चाहता हूँ, क्यों अनावश्यक मॉडलिंग और मॉडल, ये मॉडल अच्छा है, वो मॉडल अच्छा है, इसको मैंने करा दिया, उसको उन्होंने करा दिया। अरे कोई मॉडल देश के शिक्षक कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा पर नहीं चाहिए, ओपीएस चाहिए। और तमाम लोग जुट गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल आ रहा है, ये अच्छा हो जाएगा। एनपीएस में ऐसे था, यूपीएस में ऐसे हो गया, हाइब्रिड मॉडल। अरे कुछ नहीं भाई, एक मॉडल है सामाजिक सुरक्षा का, ओपीएस है। तो उन नेताओं, उन संगठनों के बहकावे में मत आइए। एकमात्र कन्याकुमारी से कश्मीर तक लड़ने वाला संगठन मजबूती के साथ ओपीएस के लिए, नाम ओपीएस को लोग लेते हैं और उसमें नया नया सुधार की बात करके वाहवाही लेते हैं। अरे इतने बुद्धिजीवी हो, इस वाहवाही में चक्करों की एनपीएस में उन्होंने सुधार करा दिया, हाइब्रिड मॉडल ला दिया। हमें ओपीएस की लड़ाई लड़ना है, ओपीएस चाहिए, अंतिम लक्ष्य हमारा वो है। मैं पूछना चाहता हूं किसको यूपीएस पसंद है? मैं पूछना चाहता हूं किसको हाइब्रिड मॉडल पसंद है? शुद्ध देसी पुराना ओपीएस मॉडल, उसके अलावा कुछ नहीं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि कलम चलाइए। मैं यूं ही नहीं जंतर मंतर पे कहा था कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। मैंने यूं ही नहीं कहा था, शायद बहुत लोग समझ नहीं पाए होंगे, बहुत लोग समझ। नेतृत्व करता काम, संगठन काम होता विजन को देखना। मैं जानता था एक दिन कलमों पर भी रुकावट आने वाली है, इसीलिए मैंने अपील की थी कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। और फिर मैं अपील कर रहा हूं, कलम चलाओ, लिखो,
अगर इतना ही डर है तो एक दिन ये डर आपकी नौकरी भी खा लेगा। चलाओ कलम, उठो नौजवानों, उठो बुद्धिजीवियों, अपने हकों के लिए, इस देश के लिए। और यह ध्यान रखना, इस देश का नेता और इस देश के राजनीतिक तो देश के लिए नहीं है। एक नई बात मैं कह रहा हूं, उनके लिए देश से बड़ा दल हो गया है और हमारे लिए देश बड़ा है, दल बड़ा नहीं। बात को बहुत गंभीरता समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं। उनके लिए देश नहीं बड़ा है, दल बड़ा है, और हमारे लिए देश बड़ा है। हम सबके लिए देश बड़ा है, दल नहीं बड़ा। प्लीज इस फेसबुक लाइव को आप लोगों तक भेजिए, लोगों तक पहुंचाइए, हर सोशल मीडिया के साइट पर डालिए। देश बड़ा है, दल नहीं बड़ा है। दुर्भाग्य से इस देश का राजनेता और राजनीतिक दल को बड़ा कर दिए हैं, देश को छोटा कर दिए हैं। जिस दिन देश को बड़ा कर लेंगे, तमाम सारे निर्णय वो नहीं लेंगे जो ले लेते हैं। आपसे लास्ट बात, इन्हीं सब तमाम विषयों को लेकर के एक जन जागरण यात्रा शुरू करने की तैयारी है। ओपीएस, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। उन जन जागरण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मेरा प्रयास है लखनऊ से काकोरी कांड आपने सुना होगा, इतिहास के अगर पन्ने आपने पलटे हैं तो काकोरी लखनऊ शहीद स्थल से उसकी शुरुआत करेंगे। मैं सभी से अपील करता हूं, वो डेट आपके पास 1 जून तय की गई है, हो सकता है आगे पीछे 1 आध दिन हो जाए, लेकिन आप सब मन बना के तैयार रहिए। इस जनवादी सवालों की लड़ाई में अपनी उपस्थिति उस दिन जरूर दिखाइएगा। जन जागरण यात्रा जनवादी सवालों को लेकर के, और इस देश में नेताओं की चर्चा बहुत होती है, दलों की चर्चा बहुत होती है, और आर्टिफिशियल मुद्दों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन जो जनवादी सवाल हैं उसकी चर्चा नहीं होती। उन्हीं जनवादी सवालों की जन जागरण यात्रा शुरू होगी लखनऊ से, संभवतः 1 जून, या आपको 1-2 दिन में बता दी जाएगी। उसमें आप अपनी भागीदारी निभाइए, और जितनी दूर उसमें चल सकती है उस यात्रा में, आपके तहसील, आपके जिला मुख्यालय, आपके ब्लॉक पर आएगी, उसमें आप आइए। और इस आंदोलन को तमाम विभिन्न चरणों में हम सब ने किया है, उसी चरण का एक भाग, एक पार्ट और हम लोगों ने इस आंदोलन के दौरान तय किए कि अगर ऐसे नहीं सुना जाएगा, ऐसे नहीं सुना जाएगा, ऐसे नहीं सुना जाए तो ऐसे सुनाएंगे। सुनाना है, चाहे सड़क से सुनाए, चाहे सदन सुनाए, सुनाना है, क्योंकि हमारी आपकी लड़ाई और कोई लड़ने नहीं आएगा। और ये पहली बार मौका है शिक्षकों कर्मचारी, इसमें अपील है कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, महसूस कराइए कि आप भी कुछ हैं, और ये मौका है। उस मौके की तरफ आप भी अपनी भागीदारी निभाइए। पुनः आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस जन जागरण यात्रा में। और हमने काकोरी क्यों तय किया कि देश की आज़ादी की लड़ाई में उन शहीदों ने जिस तरह की कुर्बानी दी है और जिस अभाव में उन लोगों ने लड़ाई को आगे बढ़ाया है, वो एक ऐतिहासिक स्थल है, एक बेहतरीन जगह है, हम सबके लिए प्रेरणा स्थल है, हम सबके लिए वो मार्गदर्शन का, संकल्प का जगह है। तो मैंने इसीलिए वहाँ पर जन जागरण की शुरुआत करने का सोचा हूँ, और आप सब भी आएंगे। उसी बहाने काकोरी कांड, काकोरी जो इतिहास में दर्ज है, उन शहीदों को आपको पता होगा, उन शहीदों के इतिहास को पता करेंगे, और आप देखेंगे आकर के कि इस देश में शहीद होने वालों का क्या हाल है, और इस देश के जो राजनेता बने हैं उनके क्या रंग हैं, दोनों आप देख लेंगे और जन जागरण यात्रा के भागीदार होंगे। तो मैं सभी से अपील करते हुए पुनः मुद्दों पे आइए, मुद्दों की तरफ चलिए। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र नेताओं के विषय हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ओपीएस जनता के विषय हैं। इन विषयों पर हमको आपको खड़ा होना, एक बुद्धिजीवी होने की हमारी जिम्मेदारी है, और देश के लिए खड़ा होना, देश के लिए लड़ना एक नागरिक के तौर पर हम सबकी पहली जिम्मेदारी है, और हम सब उस पर हमेशा रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इस फेसबुक लाइव को आप अपने सारे सोशल मीडिया के साइट पर, सारे ग्रुपों तक आप जरूर शेयर करें। ये मेरा विनम्रतापूर्ण निवेदन है। बात जानी चाहिए, बात पहुंचनी चाहिए,
उठे बात कहीं से, लेकिन जाए सब जगह। शुभ रात्रि, धन्यवाद।